कार्यक्रम योग और जीवन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा वर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि योग के हमारे जीवन में प्रभाव, इसकी महत्ता के बारे में और इससे जुड़े विषयों पर समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। अगर हम अपने आज के परिदृश्य को देखें तो हमारी भाग दौड़ भरी, स्ट्रेस भरी जिंदगी में तो योग की जो महत्ता है वो और भी बढ़ जाती है। हमारा ना खाने का कोई समय है, ना एक्सरसाइज करने का कोई समय है, और इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनके बारे में पहले हम सिर्फ पढ़ते थे या सुनते थे या ये देखा जाता था कि एक उम्र के बाद ही इससे ग्रसित होते थे, आज हमारे आसपास इससे बहुत से लोग ग्रसित दिख रहे हैं। ऐसी एक बीमारी है मधुमेह की। तो मधुमेह की बीमारी में योग की क्या प्रासंगिकता है, किस तरह से योग के माध्यम से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है, यही सब जानेंगे हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ श्री अतुल कौशल जी से, और साथ ही हमारे साथ योगों का प्रदर्शन करने के लिए, योगासनों के बारे में बताने के लिए प्रदर्शक के रूप में रहेंगे श्री मनोज जी। अतुल जी और मनोज जी, आप दोनों का ही हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, जैसा हमारा आज का विषय है मधुमेह, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये मधुमेह का जो रोग है ये क्या है, किस तरह का रोग है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मशीन को कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को कार्य करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, और यही भोजन बाद में ऊर्जा में परिवर्तित होता है और उस ऊर्जा के साथ हम अपने सारे कार्य करते हैं, जैसा कि हमारा बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, जो भी हमारे कार्य रहते हैं। और हमारा शरीर अलग अलग अंगों से बनकर मिला है और ये सारे अंग आपस में मिलकर एक कार्य करते हैं, और जहाँ पर कोई एक अंग अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन को हम बीमारी कहते हैं। और मधुमेह में भी ऐसा ही रहता है कि जब वो भोजन ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो वो उससे पहले वो हमारे रक्त में ग्लूकोज में स्टोर होता है, और फिर वहाँ से वो हमारी कोशिकाओं तक पहुँचता है, फिर वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये सारा प्रोसेस रहता है। तो इसमें क्या रहता है, जब हमारा ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुँचता है तो उसको पहुँचाने का कार्य इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में करता है, और वो पैनक्रिया नामक हमारी एक ग्रंथि रहती है, वो उसको रिलीज़ करती है। तो जब हमारा ये पैनक्रिया पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को रिलीज़ ना कर पाए, और या उसको बहुत कम मात्रा में करे या बिल्कुल भी ना करे, तो उस सिचुएशन में ये मधुमेह की हमें समस्या देखने को मिलती है। जी, ये तो बात हुई मधुमेह रोग क्या है। अगर हम बात करें कि इसके होने के जो कारण रहते हैं वो क्या कारण रहते हैं? इसके होने के तमाम कारण हमें देखने को मिलते हैं। खास करके अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो हमारा अव्यवस्थित रूप से जीवन शैली को जिस तरीके से हम जी रहे हैं, अनहेल्दी लिविंग स्टाइल, वो एक मेन कारण इसका रहा है। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये ओवरवेट होना, कॉन्स्टिपेशन, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो भी हैं, तो ये इसका कारण रहता है। जी, अतुल जी, योग के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक तरह से एक मतलब जो योग का है वो जोड़ना भी होता है, हमारे मन से शरीर को और आत्मा को जोड़ करके ये एक समाहित हमें समग्र स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो क्या योग जो है उसके माध्यम से हम मधुमेह जैसी जो बीमारी है, जो अभी कुछ समय पहले तक हम नहीं इतना सुनते थे इसके बारे में, अभी आसपास आप देखिए हर दूसरे व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी है, तो इसमें भी क्या योग हमारा कुछ मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम जैसे कि आपने बताया कि आसपास हम देखते हैं कि बहुत से लोगों में हमें ये देखने को मिलता है कि मधुमेह से वो ग्रसित हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ना देखते हुए अगर अपने परिवार में ही देखें तो हमारे 5 से 7 सदस्यों में से 2-3 ऐसे सदस्य हमें परिवार में मिल जाते हैं जो इस रोग से ग्रसित हैं, या तो फिर उनके ऐसे चांसेस बनते हैं कि वो आगे चल के इस रोग के शिकार होने वाले हैं। तो योग इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इससे हम अपने जिस तरह से इसका कहीं ना कारण जो हमारा स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए योग बहुत ही कारगर है, और हमें एक अपनी मानसिक एकाग्रता और स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए योग इसमें काफ़ी सहायक रहता है। जी अतुल जी, जैसे कि आपने कहा कि हम अपने परिवार में भी देखें तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज मधुमेह का रोग है। तो जब बहुत से लोगों में ये रोग होता है तो कहीं ना कहीं ये भ्रांति भी मन में आ जाती है कि ये तो हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है, ये जैसे सर्दी जुकाम को हम ले लेते हैं कि सभी को होता है, तो मधुमेह भी सभी को हो रहा है। तो मधुमेह का रोग कितना गंभीर रोग है
और इसके क्या आगे चल के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसको ये आज के परिप्रेक्ष्य में मधुमेह बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है रोग। अगर हम भारत की बात करें तो पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर इस रोग की चपेट में आ रहा है। अगर हम ये आंकड़े देखते हैं इंडियन डायबिटिक फेडरेशन के, तो 2047 तक उनका ये अनुमान है कि हिंदुस्तान की लगभग 98% जो जनसंख्या है पूरी, तो वो इस रोग की चपेट में आ जाएगी। तो इसलिए हमें इस रोग को लेके बहुत सी सावधान होने की आवश्यकता है। और जहाँ तक कि ये रोग हमारे अव्यस्त जीवन शैली से जुड़ा है, तो हमें अपनी जीवन शैली में सुधार लाने की बहुत इसकी आवश्यकता है। जी, और जैसा कि आपने कहा कि इस कार्य को, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं योग हमारा मदद कर सकता है। तो कोई ऐसे योग आसन आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं जिसके माध्यम से अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है तो उसमें जो योगासन फायदेमंद हो सकते हैं। जी, इस बीमारी में खास करके हम उन योगासनों को चुनते हैं जिससे कि, जैसा कि मैंने बताया कि पैनक्रिया पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है, तो इसमें हम उन योग अभ्यास को ज़्यादातर महत्व देते हैं जिससे कि हमारे पैनक्रिया पे दबाव पड़े और वो अपनी हार्मोन सिक्रीशन को प्रॉपरली कर पाए। तो खास करके इसमें हम पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पश्चिमोत्तान अभ्यास, इस आसन के अभ्यास में मैं निवेदन करूँगा मनोज जी से वो हमें करके दिखाएं। तो सर्वप्रथम हम दंडासन में बैठ जाते हैं और अपने श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। इस दौरान हम करते क्या है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकते हैं और जितना हमारी क्षमता हो उतना हम आगे को झुके और इस पोजीशन में बने रहें और श्वास भरते हुए फिर पुनः वापस भुजाओं को ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं। इसी अभ्यास को हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। जी, ये तो बात हुई जो जिन्हें मधुमेह है वो इस आसन को कर सकते हैं। और इसके साथ ही और भी बहुत से सरल अभ्यास रहते हैं जो हम कर सकते हैं। इसी के साथ हम जानु शीर्षासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर को हम अपने पेरिनियम पार्ट के पास रखते हैं और जो हमारी बाएं जंघा है वो बिल्कुल सीधी रहती है और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर जाती हैं और श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ते हैं और अपने माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करते हैं। जी, अतुल जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें ये विस्तार पूर्वक इन योगासनों के बारे में बता दिया और साथ ही मनोज जी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी देख करके इस योगासनों के बारे में ज़रूर देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। जब तक मनोज जी इस योगासन के बारे में हमें बताते हैं, अतुल जी, योग के बारे में ना एक भ्रांति रहती है, हम सभी ये कहीं ना कहीं सोचते हैं, अब ये भ्रांति है कि सच है ये तो आप ही बता पाएंगे, कि योग जो है ना वो सुबह सुबह एकदम सवेरे तड़के उठ करके सबसे पहला काम अगर योग कर ले तो ही वो बेहतर रहता है। क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बहुत व्यस्तता हमारी बढ़ गई है, ऐसे में अगर हमें ये लगता है सुबह योग नहीं हो पाया तो फिर योग उसी दिन स्किप ही हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान है कि योग सिर्फ सुबह के समय ही किया जा सकता है? बेहतर है कि अगर हम सुबह के समय करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर जब हम अपने दिन की शुरुआत योग अभ्यास से करते हैं तो हमारे पूरे दिन में एक ऊर्जा का स्तर बना रहता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे पूरे दिन में हमें देखने को मिलता है। और अगर जिस तरह से आज का हमारा परिप्रेक्ष्य है, बहुत भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो अगर ना हो तो हमें शाम को भी समय मिलता है तो करना ज़्यादा ज़रूरी है, योग का अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह का भी वो फ़ायदा देगा, शाम के समय करेंगे तो वो भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो वो आपको अच्छी नींद लाने में ज़्यादा सहायक रहेगा। यानी अगर किसी कारणवश आप सुबह अपना योग का शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाए तो आप शाम को भी कर सकते हैं, पर बेटर है कि हम सुबह करें, क्योंकि सुबह का जो वातावरण रहता है वो बहुत ही फ्रेश वातावरण रहता है, तो उसमें हमें और ज़्यादा प्रभाव मिलता है इसका। जी, अतुल जी, अभी हमने बात की कि जिसे मधुमेह हो गया है वो कौन से आसनों का प्रयोग करके इसे कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसे अभी मधुमेह नहीं हुआ है, उसके लिए भी क्या कोई ऐसे आसन है जिन्हें करे अगर वो करना शुरू कर दे तो मधुमेह का खतरा, कुछ होने का जो खतरा है वो कम हो सकता है? जी, हम इसके लिए हम अर्धमस्तेंद्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अर्धमस्तेंद्र आसन जो केवल मधुमेह के लिए ही ये लाभकारी नहीं है, बल्कि और भी तमाम रोगों के लिए ये बहुत लाभकारी है। हम इस आसन में हम देखेंगे मनोज जी की स्थिति को,
तो इस जब इनका खिंचाव पड़ रहा है, इनके गले से लेके इनके पूरे शरीर के भीतर इनको खिंचाव पड़ रहा है, तो ये थायराइड से रिलेटेड जो भी हमारे डिसऑर्डर रहते हैं उसके लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद रहता है। रेस्पिरेटरी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर रहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, और साथ ये हमारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इस अभ्यास को हम करेंगे तो ये आगे चल के हमारे मतलब इस रोग से हमें निजात तो देगा ही, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि पैनक्रियाज पर भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को रिलीज़ करने में उसके लिए सहायक है। जी अतुल जी, ये जो योगासन अभी मनोज जी हमें दिखा रहे हैं, वैसे तो थोड़ा कठिन तो लग रहा है, तो इसका कोई सरल स्वरूप भी है जो जिसकी घुटनों में दर्द हो, बुजुर्ग लोग हो, वो इस तरह से ना कर पाए, तो कोई और प्रारूप इसका जो वो कर सकते हैं? जी, अगर हम देखा जाए कि इसको कठिन देखने में लग रहा है तो इसको सरल तरीके से हम कर सकते हैं। पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में हम बैठें, और अगर इस स्थिति में भी ना बैठ पाएँ तो सिंपल वो चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं, और अपने दाएं हथेली को बाएं घुटने पर रखते हुए अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे विपरीत दिशा में, और इसी अभ्यास को हम दूसरी दिशा में भी दोहराते हैं। योग में हम जो भी अभ्यास करते हैं अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ उनको इसका दोहराते हैं, इनको रेपिटेशन करते और देखिए अतुल जी, आपने एक बहुत ही पते की बात बताई है कि अगर आपसे जैसा प्रदर्शक दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसा ना हो पाए तो उसका कोई ना कोई सरल स्वरूप भी रहता है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जो लोग योगा करना चाहते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि प्रदर्शक इस तरह से कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सरल विधि जो आपने बताई है, हमें पूरी उम्मीद है कि उससे वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और अतुल जी, जैसे कि आपने कहा कि इसमें ब्लड शुगर का, मधुमेह के जो रोग है इसमें ब्लड शुगर का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो इसको कंट्रोल में करने के लिए कोई योगासन या कोई ख़ास तरह के प्राणायाम हम करते हैं जिससे कि ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में किया जा सके? जी, हम इसके लिए हम सेतुबंद आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसमें क्या रहता है, हम पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने घुटनों को मोड़ के रखते हैं और अपनी स्पाइन को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपनी स्पाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर को उठाते हैं। और इस आसन के प्रभाव से जो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो निरंतर उसका स्तर बढ़ा हुआ है, तो वो बैलेंस में आने के लिए वो उसको काफ़ी मदद करता है। जी अतुल जी, ये तो आपने बहुत ही हमें जो काम की बात बताई है कि ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। मधुमेह हो गया है तो उसे कंट्रोल में करने का भी है, किस तरह से उसे होने से रोका जा सकता है, और ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। एक बात जो हमारे जहन में आती है इन योग आसनों को देख करके, वो ये भी रहती है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह से हम ना कर पाएँ, या मान लीजिए एक हफ्ते तक पूरा कंटिन्यूस योगासन हमने किया है, पूरा जो शेड्यूल है वो फॉलो किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम ना इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैं तो योगा पूरी तरह से कर रहा हूँ, अच्छे से इसको निभा रहा हूँ, लेकिन जो फ़र्क है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस स्थिति में आप, जो हमारे दर्शक ऐसे होंगे, उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, योग का असर हमें, जैसे कि हमने पहले बताया कि अव्यवस्थित जीवन शैली का रोग है, उसकी वजह से ये रोग है। अगर जब हम योग को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उसका ये प्रभाव नहीं रहता कि हमने एक हफ्ता योग कर लिया या 4 हफ्ते योग कर लिया और फिर हम मतलब कि इससे रोग से निजात पा लेंगे। इसको हमें निरंतर करना पड़ेगा, और जिससे कि हमारा जैसे ब्लड शुगर लेवल और भी जो भी हमारे रोग विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं वो लेवल पर आ जाएं, तो इनका हमें पूरे जीवन में इसको एक स्थान देना पड़ेगा, हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें इससे बहुत मतलब फायदा मिलेगा। यानी कि योग को एक जीवन शैली के रूप में हमें अपनाना पड़ेगा। और इसके साथ ही अतुल जी, एक ये भी रहता है कि अब मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्टर बता रहे हैं अब क्योंकि ब्लड शुगर इससे मेरा कंट्रोल हो जाएगा, मधुमेह मुझे नहीं होगा, तो एक ये भी रहता है दिमाग में कि अब दवाई तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये सच बात है, दवाई छूट जाती है योग करने के बाद?
हाँ, कुछ समय के बाद वो हम देख सकते हैं कि दवाई की डोज हमारे जो डॉक्टर हैं वो कम कर देंगे। पर अगर हम ये मान के चलें कि हम अब दवाई बिल्कुल भी नहीं लेंगे, अब हम योग अभ्यास करते हैं, तो उसमें हम क्या है कि थोड़ा खतरा बना रहता है, रिस्क फैक्टर उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हम योग के साथ साथ अपनी मेडिसिन भी लेते रहें और फिर आगे चल के जो हमारे सारे टेस्ट जो भी हमारा स्तर है वो जब ठीक आने पड़े तो हमारे डॉक्टर की सलाह से ही हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और धीरे धीरे आगे चल के कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जहाँ पे दवाई बंद हो गई है। अगर हम इसी को मान के चलें कि दवाई बंद हो जाएगी तो ये थोड़ा मतलब कि ऐसा सोचना थोड़ा सा गलत है, हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। जी, यानी हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि अब मैं योग कर रहा हूँ तो दवाई छोड़ दे। इसे हम एक सहायक चिकित्सा के रूप में साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। जी, अतुल जी, आपने बताया था कि जो मधुमेह का रोग है इसका होने का एक कारण स्ट्रेस भी रहता है। और स्ट्रेस तो देखिए आज एक ऐसी परेशानी बन गई है कि हम बड़े बुजुर्ग क्या छोटे छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेस से निजात पाने के लिए कोई योग आसन या प्राणायाम आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी हाँ, स्ट्रेस के निजात पाने के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम हमारे योग के साहित्य में है जिसे भ्रामरी प्राणायाम के नाम से हम जानते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, आराम से किसी भी सुखपूर्वक पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। सुखदायक रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखते हैं और अपने हाथों से अपने आँखों को और कानों को कवर करते हैं और श्वास भरते हुए फिर जब हम प्रश्वास करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं तो भंवरे के गुंजन के समान हम आवाज़ निकालते हैं। और ये बहुत ही लाभकारी है तनाव को दूर करने के लिए। और जैसा भी जो भी हमारे मैक्सिमम जो भी हम देखते हैं कि रोग उत्पन्न होते हैं ना कहीं तनाव उसका कारण रहता है। जी, और अगर ये आसन हम करें या प्राणायाम हम करें तो जो स्ट्रेस की वजह से मधुमेह का खतरा तो रहता ही है, और भी रोग जो आप कह रहे हैं उसमें भी ये फायदेमंद हो सकता है। और रोगों की जब हम बात करते हैं अतुल जी, तो हमने देखा है कि मधुमेह के साथ साथ कई बार हाई बीपी या हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी साथ में ही हो जाती है। तो इनसे निपटने के लिए हम क्या आसन किए जा सकते हैं, क्या प्राणायाम किया जा सकता है? हम इनके जैसे हाइपरटेंशन की आपने बात की तो मधुमेह अपने साथ में और भी बीमारियों को न्योता देता है। तो हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम हम इसमें कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे हम इस प्राणायाम में क्या करते हैं, प्राणायाम जब भी करते हैं तो उसमें सांस को रोकने का हमें रेफरेंस मिलता है। पर आरंभिक जो अभ्यासी होता है तो उसमें हम श्वास रोकने की स्थिति ना करें, वो निरंतर श्वास प्रश्वास करें। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम बाईं नासिका से श्वास भरते हैं, दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाते हैं और बाईं नासिका से श्वास भरते हुए फिर हमें उसको दाईं नासिका से निकालते हैं। फिर पुनः दाईं नासिका से श्वास धारण करके प्रश्वास हम बाईं नासिका से करते हैं। तो ये एक चक्र होता है। इसी को हम अपने बहुत ही धीरे धीरे धीमी गति से अपनी सहजता पूर्वक हम इसको कर सकते हैं और इसी को दोहरा सकते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम ये तमाम शरीर की मतलब कि और भी नाड़ियों में जो मल एकत्रित होता है उसको भी ये बाहर निकालता है। जी अतुल जी, ये आपने हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताया। योगा के बारे में एक चीज़ जो हम सुनते हैं वो ये भी है कि इसे एक लिमिट में करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे योगासन भी होते हैं जो किसी और बीमारी से, या मधुमेह का ही हम उदाहरण ले लें तो मधुमेह के जो रोगी है कोई ऐसे आसन या कोई ऐसा प्राणायाम होते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए कि उनकी स्वास्थ्य पे उसका विपरीत असर पड़ सकता है? योग का ऐसे तो योग जो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर हाँ खास करके जब जो हमने फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग की आगे को, जैसे सूर्य नमस्कार किया, ये इन्होंने अर्धमस्तेंद्र आसन करके दिखाया, तो जब किसी की कोई इंजरी रही हो या सर्जरी हुई हो, हर्निया की प्रॉब्लम हो, तो उस दौरान हम इनको नहीं करने की सलाह देते हैं ताकि उस पर दवा पड़े। अगर किसी की सर्जरी हुई है और 3 से 4 मंथ उसको हो चुके हैं और थोड़ा और समय हो चुका है तो वो आराम से अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। जी अतुल जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि जो ये मधुमेह का रोग है, हाइपरटेंशन का रोग है, अगर हम आज से कुछ 40-50 साल पहले की बात करें तो लोगों में इतना ज़्यादा नहीं दिखता था। अगर दिखता भी था तो कुछ एक उम्र के बाद वो इस रोग से ग्रसित होते थे। तो अब ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि हमारे आसपास इतने सारे लोगों में इस बीमारी को देखा जा रहा है?
हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि कहीं पे इसको मधुमेह को अमीरों का रोग भी कहा जाता है। जी। तो जिस तरह हम देखते हैं कि पुराने समय में इस रोग के बारे में हम बहुत कम सुनते थे। तो पुराने समय की जो दिनचर्या रहती थी, जो अगर हम अपनी पुरानी 2 जनरेशन पीछे जाके हम देखते हैं, तो हार्डली कोई भी एक ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिसको ऐसी कोई किसी रोग से ग्रसित हो। पर उस जनरेशन में क्या था कि भौतिक सुविधाएं इतनी नहीं थी, तो वो बहुत श्रमिक हुआ करते थे, बहुत परिश्रम से वो अपने सारे कार्य करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलते थे। और आज की जो हमारी जीवन शैली है, जिसमें हमें भौतिक कंफर्ट बहुत ज़्यादा है और हम बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। फिर जब हमें कोई रोग हो जाता है तो फिर डॉक्टर हमें बताते हैं, तो या तो फिर हम अपना वो समय जिम में वर्कआउट करते हैं, या तो फिर हम कुछ और कार्य करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। पर पुरानी दिनचर्या जो थी कि उसमें जो हम वो कार्य करते थे, पुराने लोग जाते थे, दूर से पानी लाते थे, खेत में जाते थे, घास काटने जाते थे, जो भी उनका जिस तरह से भी रहता था, तो वो उनका एक्सरसाइज और ये व्यायाम अपने आप में ही वो हो जाता था। और आज हम व्यायाम के लिए हमें समय निकालना पड़ता है जी, और ये समय भी हमें नहीं मिल पाता है, और इस कारण शायद ये कारण भी हो सकता है कि हमें जो ये रोगों की जो संभावना है ये बढ़ती जा रही है। अतुल जी, आपने बात की व्यायाम की, तो जो पारंपरिक व्यायाम है वो योग से किस तरह से अलग है? मधुमेह से लड़ने में किस तरह से उनमें क्या फ़र्क रहता है? अगर कोई जिम में जा कर के या फिर पारंपरिक जो व्यायाम की एक्सरसाइजेज होती है वो करे और योग करे, तो इसमें क्या फ़र्क रहता है? देखिए, पारंपरिक व्यायाम जो है उसका जो मेन फोकस रहता है वो फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़्यादातर हम देखते हैं। पर योग में क्या है कि योग जो है हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बनाता है। इसमें मानसिक हमें ये संतुलित बनाता है, और ये मानसिक के साथ साथ आध्यात्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इसका बहुत असर मिलता है देखने को। तो योग इस तरह से थोड़ा भिन्न है पारंपरिक व्यायाम से, और योग के बहुत से ज़्यादा कोई भी योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम गलत तरीके से करें तब उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तब वो घातक है। अगर हम किसी चिकित्सक के निर्देश में कर रहे हैं और हम सीख के कर रहे हैं, तब ये डेफिनेटली ही हमें फ़ायदेमंद रहेगा। जी जी। और देखिए, मधुमेह के रोग की हमने बात की, हमने स्ट्रेस लेवल की बात कर ली कि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ये होता है, और साथ ही हमने खान पान की भी बात की कि जो हमारे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मधुमेह के रोग में जो विस्तार हो रहा है, ज़्यादा लोगों में इस रोग को देखा जा रहा है। तो खान पान से संबंधित आप कुछ सुझाव देना चाहें कि किस तरह का खान पान होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं कि मधुमेह की बीमारी से हम लड़ सकें? मधुमेह की बीमारी में अगर खान पान पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके आजकल हम क्या पैकेट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसको ना प्रेफर करते हुए हम प्राकृतिक आहार अगर हम लें, प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास अवेलेबल है उसको लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। फलों का रस ना लेते हुए हम उनको डायरेक्टली अगर कंज्यूम करें, तो उससे क्या है कि हम फाइबर भी कंज्यूम करेंगे और वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। जी, अतुल जी, सुबह का समय है, और सुबह के समय जैसे आपने कहा कि योग करने का ज़्यादा महत्व रहता है, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा योग आसन बताएं जो स्वस्थ व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है, सभी कर सकते हैं, और ज़रूर अपने जो योगा का रूटीन है उसमें ज़रूर उन्हें वो शामिल करना चाहिए। जी, इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास है वो हर एक व्यक्ति इसको अभ्यास को कर सकता है। ये 12 आसनों की एक श्रृंखला है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम एक से बाद दूसरा आसन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रणाम आसन में आ जाते हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर जाती हैं हस्तोत्तान में, और फिर पाद हस्तोत्तान आसन में आ जाते हैं श्वास छोड़ते हुए। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि कमर के निचले भाग से हम आगे की ओर झुकते हैं। फिर अश्व संचालन में आ जाते हैं, फिर पर्वत आसन में आ जाते हैं। पर्वत आसन के बाद हम अष्टांग नमस्कार में आते हैं, फिर भुजंग आसन में आते हैं, और फिर ऐसे ही रेपिटेशन में फिर से हम पर्वतासन में आते हैं, और फिर अश्व संचालन में, और फिर हस्तोत्तान में, और फिर ये श्रृंखला जो है ख़त्म हो जाती है आसन की। तो इसी को हम दोहरा सकते हैं
अपने दाएं तरफ से और बाईं तरफ से। जी अतुल जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये सूर्य नमस्कार की एक साइकिल है, ये काफ़ी सारी योगासनों से मिलकर बनती है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और अगर वो किसी रोग से ग्रसित है, मधुमेह हो गया, हाइपरटेंशन, तो उसे कितनी बार ये योगासन करना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति अगर योग को अपने जीवन में शामिल करता है तो वो अपनी यथा क्षमता के हिसाब से कर सकता है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो आसन में बने रह सकते हैं और उस हिसाब से अपना इसका अभ्यास कर सकते हैं, और जितना उनका बॉडी उनको अलाउ करती है। योग का पहला नियम ही ये है कि लिसन योर बॉडी फर्स्ट। तो जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना हम करें, क्योंकि हम योग में देखते हैं कि कुछ स्ट्रेचिंग्स हमें करने पड़ती हैं। तो हर किसी व्यक्ति का अपनी अपनी समर्थता रहती है, अपनी शरीर की क्षमता रहती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार करें तो वो बेटर रहता है। और फिर जैसे जैसे अभ्यास उनका बढ़ता जाता है तो निरंतर उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती रहती है, तो वो अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। जी, यानी कि जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे कही है कि योग का एक सरल सा रूल ये है कि अपने शरीर की सुने। आपका शरीर आपको खुद बताएगा आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। योग की हम बात कर रहे हैं, मधुमेह रोग की हम बात कर रहे हैं, तो मधुमेह रोग में योग की क्या प्रासंगिकता रहती है? मधुमेह रोग में जो योग बहुत ही कारगर साबित है, क्योंकि हम योग के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो रोग है मधुमेह का है, तो ये स्ट्रेस से जहाँ पर हमारा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, तो योग जो है जैसा कि मैंने बताया शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो योग से जो आपने भी सर्वप्रथम आप बताया कि योग जो है शरीर और आत्मा का मिलन है, मन को सांस के साथ जोड़ना और सांस को आत्मा के साथ जोड़ने का एक ये पद्धति है। तो ये डेफिनेटली इसमें सहायता है, क्योंकि ये अव्यवस्थित जीवन शैली से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो जब हम योग को अपने जीवन शैली में जब स्थान देते हैं तो ये एक व्यवस्था पूर्वक हम जीवन जीते हैं, तो कहीं ये फिर हमें उस तरह से हेल्प करता है। जी, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि योग ना केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ही ठीक रखता है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक और साथ साथ आत्मिक स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखता है, और हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में योग की एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है। अतुल जी, योग के बारे में ना एक जो हम सबके जहन में रहता है वो ये भी रहता है कि काफ़ी समय से हम योग कर रहे हैं लेकिन अब असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग हमें कितने समय तक करते रहना चाहिए, और या फिर इसे अपनी जीवन शैली का ही एक हिस्सा हम बना लें? जी, इसको जीवन शैली का हिस्सा तो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं, मेरी तरफ से ये संदेश है कि जब हम इस दुनिया में आए तो हम इस शरीर के साथ आए। योर बॉडी इज़ योर लाइफ पार्टनर। आपका जो जीवन साथी है ये आपका शरीर है। आपको हर कीमत पर इस शरीर की रक्षा करनी है और इसकी सेहत की रक्षा करनी है, अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने शारीरिक स्वास्थ्य की। तो हम अपने शरीर की इस मतलब कि अगर शरीर की रक्षा करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यायाम पे बात आती है, तो अगर योग को हम इसमें स्थान दें तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। जी, योग की एक जो पद्धति है या योग का ही एक हिस्सा रहता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में अतुल जी आप कौन से ऐसे आसन रहते हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिससे संपूर्ण जो हमारा समग्र स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं वो होने में सहायक रहते हैं? प्राणायाम में जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की हमने, तो ये संपूर्ण पूरे बॉडी को क्लींजिंग करता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 तक नाड़ियाँ हैं, इससे ज़्यादा भी हैं। तो ये जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ये तो 72,000 नाड़ियों में से जो टॉक्सिन्स उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको ब्रेथ के ज़रिए बाहर निकालने का ये काम करता है, और ये अपने आप में बहुत ही फ़ायदेमंद प्राणायाम है, और इसको हर उम्र हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जी, यानी कि अगर सुबह के समय या शाम जब भी आपने योग का जो रूटीन बनाया है उसमें नाड़ी शोधन का अगर हम ऐड कर ले तो ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का कार्य करता है और फिर इन रिटर्न हमें स्वस्थ रखने का भी काम करता है। मधुमेह का जैसा हमारा आज का विषय है, तो मधुमेह से लड़ने के लिए कोई और खास आसन जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि ये करके अगर इसे भी हम अपने रूटीन में शामिल कर ले तो मधुमेह की बीमारी से हम बच सकते हैं? जी, उसके लिए एक बहुत हमारा सुंदर अभ्यास है हल आसन का,
तो उसके लिए हमें पीठ के बल लेट के इस अभ्यास को करते हैं। सर्वप्रथम हम पीठ के बल लेट जाते हैं और श्वास भरते हुए धीरे से अपनी दोनों जंघाओं को बिना घुटनों से मोड़े हुए धीरे धीरे उठाते हैं और अपने सर की तरफ को लाते हैं, और जितना जैसा कि मैंने बताया कि जितना संभव हो अपने शरीर से उस वैसा करें और जितना रुक सकें, और फिर धीरे धीरे हम इस आसन से बाहर आते हैं जी। इस स्थिति में। और अगर इसको और भी सरल तरीके से अगर हम करना चाहें तो इसको अर्ध हल आसन को हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी जंघाओं को सिर्फ 90 डिग्री तक हम उठाते हैं। पीठ जो है हमारी ज़मीन के साथ लगी रहेगी और सिर्फ हमारी जंघाएं ऊपर होंगी। जी अतुल जी, आपने बहुत सारे हमें महत्वपूर्ण आसनों के बारे में बताया। कार्यक्रम का समय भी अब हो चला है। जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें? जी, संदेश जैसा कि मैंने पहले बताया कि योर बॉडी इज़ योर लाइफ पार्टनर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एट एनी कॉस्ट। जी जी, ये बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप जीवन में आगे कुछ काम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का जो ये कार्यक्रम है और अतुल जी और मनोज द्वारा दी गई जानकारी और प्रदर्शन से आप सभी भी लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।